मित्रों नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज संज्ञा प्रकरण 9 भाग 9 की हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्व में 8 भागों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और यह यूपीएससी फर्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 में जो संज्ञा प्रकरण लगा हुआ है वह टॉपिक हम लोग निरंतर जो है चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें भाग 9 को देखेंगे और इन सभी विषयों को अच्छी तरह से साथियों आप लोग तैयार करिए मित्रों। और जल्दी ही मैं जो है क्वेश्चन आंसर कैसे इस टॉपिक से लिखना है या कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे और कैसे क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, इन सभी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और विस्तृत चर्चा करूंगा और आपको जो है आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा कैसे लिखना है। बहुत ही सरलतम तरीका है, आसानी से आप लिख सकेंगे। अब देखिए सामने आपके आगे है अवसान संज्ञा। अवसान कहते नहीं, आपने अक्सर एक हिंदी में शब्द सुना होगा उत्थान, पतन या अवसान। ठीक है, तो अवसान का देखिए सूत्र क्या है, विरामो वसानम। क्या है, विरामो वसानम। इसका विच्छेद करिए, विराम या विरामः अवसानम। विरामः जो है प्रथमांत है, अवसानम भी प्रथमांत है। ठीक है, मतलब प्रथम व्यक्ति एक वचन में है और अवसानम भी प्रथम व्यक्ति एक वचन में। विरामः और अवसानम दोनों जो है प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। अर्थ क्या हुआ, वर्णों के उच्चारण के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। वर्णों के उच्चारण के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है, रामर। मैं बार बार मित्रों ये आपके साथ साझा करता हूं या चर्चा करता हूं कि मैं जितना आपको बता रहा हूं बस यूपीएससी या पीसीएस या जो भी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सिविल के, उनके लिए बस इतना ही आवश्यक है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप लोग अनावश्यक या अननेसेसरी जो है आप लोग बहुत ज्यादा उसको विस्तार में मत जाइए। ठीक है, अब देखिए वी रामः, वी उपसर्ग है, रम धातु है, घय प्रत्यय करने पर विरामः शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि विराम शब्द, विराम शब्द का अर्थ है रुकना, विश्राम करना या ठहराव। यह विश्राम वर्णों के उच्चारण ना करने से है, इनका तात्पर्य है। तो कमोबेश आप यह कह सकते हैं कि उच्चारण का ठहराव, विराम का करें उच्चारण का ठहराव, जिसके पास उसे विराम कहते हैं। ठीक है ना। अंतिम वर्ण के पास उच्चारण का ठहराव होता है। अंतिम वर्ण देखिए रामर में कौन है, रा है। अतः यहां जो रेफ है, रकार है, उसकी क्या हुई है, अवसान संज्ञा। रामर में जो रा है और रेफ है उसकी क्या हुआ, अंतिम वर्ण है। रेफ जो है अंतिम वर्ण है और उसकी अवसान संज्ञा हुई है। ठीक है, इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि अवसान संज्ञा क्या है। आइए अगला सूत्र, बहुब्रीहि संज्ञा। बहुब्रीहि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, शेषो बहुब्रीहि। शेषो बहुब्रीहि। ठीक है, अर्थ देखिए शेष जो समास है उसकी बहुब्रीहि संज्ञा होती है। केशा केशी इसका उदाहरण है। उदाहरण क्या है, केशा केशी। अब आप देख सकते हैं कि यह जो है देखिए शेषो बहुब्रीहि जो है या बहुब्रीहि संज्ञा करने वाला सूत्र है। जब बहुब्रीहि समास होता है तो उसमें बहुब्रीहि जो संज्ञा होती है वह इसी सूत्र से की जाती है। बहुब्रीहि संज्ञा समास क्या है, मैं जब आपको समास प्रकरण पढ़ाऊंगा, आपके साथ समास प्रकरण की विस्तृत चर्चा करूंगा, तो वहां पर जो है इस सूत्र को या बहुब्रीहि समास को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो यहां आप देख लिए कि बहुब्रीहि समास
तो कह रहे हैं शेष जो समास है, अच्छा शेष प्रथमांत समास, जो शेष प्रथमांत बताया ना प्रथम व्यक्ति एकवचन का, कह रहे हैं उसकी क्या होती है, बहुब्रीहि संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। यह अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार जो है द्वंद्व समास से पहले तक रहता है, अर्थात चार थे द्वंद्व सूत्र से पहले तक रहता है। ये अननेसेसरी बातें हैं, इनकी आपको जरूरत नहीं है। आपको ये आए तो बस सूत्र लिखिए, इसका अर्थ लिखिए, उदाहरण लिख दीजिए, फिर भी मैं थोड़ी विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। तो इसी सूत्र के अधिकार में होने वाले समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो कहने के बाद बचे उसे शेष कहते हैं। अब क्या बचता है, करे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास के बाद जो शेष है किंतु द्वंद्व नहीं है वही बहुब्रीहि है। ठीक है, बस इतना जानिए, इससे अधिक की आवश्यकता आपको नहीं है, इसलिए मैं आपको बेवजह की चीजों में नहीं उलझाऊंगा। अगला देखिए, अगली संज्ञा आपकी आमंत्रित संज्ञा। आमंत्रित, आप भी सोचेंगे किसको आमंत्रित करना है, कि नाम है संज्ञा अर्थात नाम, तो आमंत्रित संज्ञा किसकी होती है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, सामंत्रितम, सामंत्रितम आमंत्रित संज्ञा विधायक सूत्रम सामंत्रितम। ठीक है ना, सामंत्रितम, अलग अलग करेंगे तो सा आमंत्रितम। ठीक है, अर्थ क्या हुआ देखिए, अर्थ एक संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है। फिर से देखिए, अर्थ क्या है, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है, अग्नि। ठीक है, बस आपको इतना ही। संबोधन क्या है आपको बताया हूं कि सात व्यक्ति के बाद अगला जो है संबोधन है, हे अरे भो, हे राम, हे श्याम, हाँ भो राम, इस तरीके का जो भी है वह क्या है, संबोधन है। करें संबोधन में हम जब किसी को संबोधित कर रहे हैं उसमें जो प्रथमा विभक्ति होती है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है, अग्नि। अगला देखिए, अगली संज्ञा है संबुद्धि संज्ञा। सम उपसर्ग है, ठीक है ना, संबुद्धि संज्ञा। उदाहरण क्या है, उदाहरण सूत्र है, क्षम्यताम, सूत्र है संबुद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, करें एक वचनम संबुद्धि है, एक वचनम संबुद्धि है, एक वचनम संबुद्धि है। एक वचनम प्रथम व्यक्ति एक वचन है, इसका विच्छेद करेंगे तो एक वचनम, तो प्रथम व्यक्ति एक वचन, संबुद्धि प्रथम व्यक्ति एक वचन का यह भी रूप है। अर्थ क्या है, करें आमंत्रित संज्ञक प्रथमा विभक्ति, आमंत्रित संज्ञक प्रथमा विभक्ति के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। आमंत्रित संज्ञक, ऊपर आपको बताया था सामंत्रितम, आमंत्रित संज्ञा क्या होती है, वहां तक संबोधन में जो प्रथमा होती है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है। करें जो आमंत्रित संज्ञक है अर्थात जिसकी आमंत्रित संज्ञा है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, उसकी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। आमंत्रित संज्ञक प्रथमा विभक्ति के एक वचन की, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती किसमें, आमंत्रित संज्ञक, जो आमंत्रित संज्ञक है। ठीक है, उदाहरण हरे साधो, ठीक है ना, यह क्या है, यह संबुद्धि संज्ञक है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों इन विषयों को गंभीरता पूर्वक इनका अध्ययन करिए। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, डीरेल होने की जरूरत नहीं है। इस संस्था पे विश्वास करिए, हम पर विश्वास करिए, आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। जिस भी साथी को नोट्स की आवश्यकता हो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं और बिना किसी विलंब के नोट्स को लीजिए और अपनी तैयारी खूब अच्छे से कीजिए। ना आपको उस नोट्स को लेने के बाद ना आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता है, ना किसी अन्य सहायता की आवश्यकता आपको रह जाएगी। और मित्रों यह स्वाभाविक है कि हम लोग कभी कभी जो है ना पठन पाठन में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। हम लोग किसी मॉल में जाएंगे, कुछ खरीदना होगा तो वहां पैसा नहीं देखते हैं, ठीक है ना। रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो वहां हम लोग पैसे की फिक्र नहीं करते, परंतु जहां
पुस्तक खरीदने की बात आई, नोट्स खरीदने की बात आई, या कुछ अन्य इस तरीके की चीजें खरीदने की बात आती है तो हमें लगता है कि बहुत महंगा है। अरे भाई, आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतना अपना समय उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और इसके बाद आप कुछ पैसों के लालच के कारण आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो यह बहुत बड़ी मूर्खता होती है साथियों। इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नोट्स महंगा है या सस्ता है। आप नोट्स लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो और जो भी शंका हो उसका समाधान हम लोग तुरंत करते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और जिस भी माध्यम से, और कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर आप कमेंट्स करिए, जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपको सजेशन वहां देना हो। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए, और अपने सभी साथियों तक इसको पहुंचाइए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।